Hello everyone, welcome to Being Bankers. This is Sandhya and today our topic for discussion is on monetary policy and fiscal policy. Before moving towards our session, I want to inform you that if you want to enroll for our full course video, you can enroll yourself in which you will be getting full course live videos, video questions, you will be getting important notification and updates, previous year questions. So do enroll yourself. लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड है, यू कैन क्लिक द लिंक, यू विल बी एबल टू एनरोल योरसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो इट्स अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। अगर आपने कल वाला सेशन जो है इससे प्रीवियस मैंने एक क्लास जो है ली है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो काइंडली प्लीज ये क्लास देखने से पहले वो क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट जो है वो मैंने वो क्लास में करवाए हैं। आज कुछ क्वेश्चन जो है वो रहते हैं इन रिलेशन टू मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, वो हम कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो हम अपनी जो पिछली क्लास है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो क्लास का। काइंडली प्लीज आप पहले वो क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। तो कल के सेशन की अगर मैं बात करूं तो कल के सेशन में हमने डिस्कस करा था कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली है क्या। तो एक बार के लिए रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी है जो हमने डिस्कस करा था कल के सेशन में कि आरबीआई जो है इसे फॉर्मुलेट करता है एंड फिस्कल पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये फॉर्मुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का की ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन को क्या करना है, टारगेट करना है, इन्फ्लेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे थे मॉनेटरी पॉलिसी के कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो हमने अच्छे से इसका कंसेप्ट जो है समझा अपनी पिछली क्लास में। काइंडली प्लीज जो कल वाली क्लास है उसे जरूर गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। तो हमने आई गेस के 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे डिटेल में, ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटिटेटिव टूल्स क्या हैं, क्वालिटेटिव टूल्स क्या हैं, हमने कल के सेशन में इसे डिस्कस करा है। एंड 10 क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अभी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस करा था रेपो रेट के रिलेशन में। अभी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। सो अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। जिन्होंने पहला सेशन अटेंड करा है डेफिनेटली दे विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज रिलेटिंग विद व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट एट व्हिच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड फंड टू कमर्शियल बैंक। तो आपसे पूछा गया है जिस रेट के ऊपर आरबीआई जो है, जिस रेट के ऊपर आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, वो रेट बेसिकली क्या कहलाएगा? क्या वो रेपो रेट कहलाएगा, क्या वो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा, क्या वो सीआरआर है या एसएलआर है? इफ यू आर फैमिलियर विद आवर प्रीवियस सेशन, हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से लोन लेते हैं, वो रेट बेसिकली कौन सा है? वो रहता है आपका रेपो रेट। वो बेसिकली कौन सा है? रेपो रेट। अगर मैं ये ऑप्शंस की बात करूं इनमें से, रिवर्स रेपो रेट क्या था? बेसिकली जहां पे कमर्शियल बैंक जो है अपना एक्सेस कैश पार्क करते हैं आरबीआई के पास एंड इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर अर्न करते हैं, ठीक है। सीआरआर एंड एसएलआर की अगर मैं बात करूं तो ये रिजर्व रिक्वायरमेंट है। सीआरआर कुछ परसेंटेज जो है एनडीटीएल का बैंक्स ने आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना होता है। एंड एसएलआर की अगर मैं बात करूं कुछ परसेंटेज बैंक्स ने अपने पास मेंटेन करके रखना होता है एनडीटीएल का इन लिक्विड फॉर्म, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, जी सिक्योरिटीज, ठीक है। इन डिटेल हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ये किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करा जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 11 के करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा? इट इज ऑप्शन ए, दैट इज रेपो रेट, ठीक है। इट इज ऑप्शन ए, दैट इज रेपो रेट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is the next question. What is the term for the uncollateralized method employed by commercial bank to generate interest? क्या ये बैंक रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है? तो कौन सा यहाँ पे जो मेथड है या कौन सा यहाँ पे जो टर्म है वो बेसिकली यूज करा जाता है जब यहाँ पे कमर्शियल बैंक जो है इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए डिपॉजिट जो है आरबीआई के पास करवाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? क्या वो बैंक रेट है, क्या वो एसडीएफ है, रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट? कीवर्ड्स को बस ध्यान में रखिएगा। कीवर्ड्स यहाँ पे कौन से हैं? एक तो है अनकोलैटराइज्ड, ठीक है। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ कोलैटरल रखवाते हैं ना, है ना। तो अनकोलैटराइज्ड एक तो ये टर्म ध्यान में रखिएगा। दूसरा यहाँ पे क्या है? अनकोलैटराइज्ड मेथड कौन यूज करता है? कमर्शियल बैंक्स यूज करते हैं टू जनरेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको कल के सेशन में बताया था एक तो रिवर्स रेपो रेट के बारे में,
ठीक है। एक हमने डिस्कस करा था एसडीएफ, एंड मैंने आपको बोला था दोनों ही क्या है, सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस के साथ। रिवर्स रेपो रेट में बेसिकली हमने क्या डिस्कस करा था, रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जहां पे बैंक जो है अपना एक्सेस कैश पार्क करते हैं किनके पास, आरबीआई के पास। एक्सेस कैश पार्क करते हैं किनके पास, आरबीआई के पास, एंड यहाँ पे इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। एंड अभी की अगर मैं बात करूं रिवर्स रेपो रेट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स 3.35%, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे पार करा जाता है, एक्सेस कैश पार करते हैं आरबीआई के पास, आरबीआई कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या रखवाते हैं, कोलैटरल रखवाते हैं, कोई ना कोई यहाँ पे क्या है, कोलैटरल सिक्योरिटी जो है ये रखवाते हैं। एसडीएफ की बात करूं, इट्स स्टैंड फॉर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। कल के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस करा इसके बारे में, अभी थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ। एसडीएफ भी क्या है, जहां पे बैंक डिपॉजिट जो है किनके पास रखवाते हैं, आरबीआई के पास। जो भी उनका एक्सेस कैश है आरबीआई के पास रखवाते हैं टू अर्न शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे कोई भी कोलैटरल नहीं रखवाया जाता, यहाँ पे कोई भी कोलैटरल नहीं रखवाया जाता। दोनों ही वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन यहाँ पे कोई कोलैटरल नहीं रखवाया जाता। यहाँ पे हमें कोलैटरल जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो अनकोलैटरलाइज्ड मेथड मतलब जहाँ पे कोलैटरल नहीं रखवाया जाता, दैट इज एम्प्लॉयड बाय कमर्शियल बैंक टू जनरेट इंटरेस्ट। फंड्स को है जो यहाँ पे पार्क करा एक्सेस फंड्स को टू जनरेट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, दिस इज बेसिकली नोन एज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बैंक रेट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। रेपो रेट में क्या था, रेपो रेट में भी क्या है, जिस रेट के ऊपर लोन लिया जाता है, लेकिन वो लोन शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए लिया जाता है। बैंक रेट में यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए जब लोन लिया जाता है तो आपका कहलाता है बैंक रेट, ठीक है। रेपो रेट हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा, रिवर्स रेपो रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप सो सारे जो ऑप्शंस में गिवन है पॉइंट्स ये आपको क्लियर हो गया हो। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं क्वेश्चन 12 के लिए, दैट इज ऑप्शन बी, इट्स एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन बी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एसडीएफ के बारे में बता रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एसडीएफ बेसिकली क्या है, where bank can park their excess fund with RBI without any collateral to earn short term interest। रिवर्स रेपो में क्या था, वहां पे भी हम क्या है, इंटरेस्ट जो है अर्न कर रहे थे अपना जो एक्सेस कैश है उसे पार्क करवा के, लेकिन यहाँ पे कोलैटरल जो है ये डिपॉजिट करवाया जाता है बाय आरबीआई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू एड्रेस इन्फ्लेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर यूज्ड बाय आरबीआई। इन्फ्लेशन को यहाँ पे टारगेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेप है जो आरबीआई लेगी। रेपो विल बी इंक्रीज्ड, रेपो विल बी डिक्रीज्ड, रेपो विल रिमेन अनचेंज्ड, नन ऑफ द अबव। तो अगर तो आपको पता है कि भाई रेपो रेट क्या है ना, एंड आपको पता है कि रेपो रेट किस तरीके से मनी सप्लाई जो है रेपो रेट का यूज करता है आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। रेपो रेट क्या है, अभी हमने डिस्कस करा कि जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से लोन लेंगे वो रेट कहलाएगा आपका रेपो रेट। मनी सप्लाई की अगर मैं बात करूं, रेपो रेट को लिंक करके देखते हैं मनी सप्लाई के साथ। जैसे मान लो इन्फ्लेशन को टारगेट करना है हमने, है ना। इन्फ्लेशन होगा कब, इन्फ्लेशन होगा जब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, है ना। जब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, चीजों के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। डिमांड कब ज्यादा आएगी, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा, इट मींस मनी सप्लाई ज्यादा इकोनॉमी में। तो मनी सप्लाई को बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल करना है। मनी सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल करा जाएगा, इनमें से कौन सा टूल जो है इसे यूज करा जाएगा। क्या रेपो रेट को इंक्रीज करने से मनी सप्लाई को कम करा जाए, क्या रेपो रेट को डिक्रीज करने से मनी सप्लाई को कम करा जाएगा, या रेपो रेट में कोई भी चेंज ना करें, रिमेन अनचेंज्ड, इससे मनी सप्लाई को कंट्रोल करा जाएगा। तो देखते हैं, ठीक है। रेपो रेट मैंने आपको बताया, रेपो रेट मैंने आपको बताया वो रेट जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से लोन लेते हैं। मान लो कि वो रेट कितना है, फॉर एग्जांपल मान लो कि वो रेट कितना है 6%, ठीक है। कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन ले लिया 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अभी कमर्शियल बैंक जो है आगे फर्दर जो कस्टमर्स हैं इनको भी तो लोन प्रोवाइड करेंगे, आगे जो कस्टमर्स हैं इनको भी तो लोन प्रोवाइड करेंगे। क्या 6% पे ही करेंगे, हो सकता है इन्होंने 6% पे लोन लिया है, ये आगे 8% पे जो है लोगों को लोन दे, है ना। मान लो आरबीआई ने क्या करा, ये जो रेपो रेट है ना इसे इंक्रीज कर दिया, ये जो रेपो रेट है इसे इंक्रीज कर दिया, 6 की बजाय अभी कर दिया 8%।
कमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे, अपने कस्टमर्स को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज कर देंगे। मान लो अभी इन्होंने कर दिया 10%, तो क्या ज्यादा लोग जाएंगे लोन लेने के लिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। आपको जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो क्या पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पे कम लोग जो है वो जाएंगे लोन लेने के लिए, है ना। मनी सप्लाई को यहाँ पे क्या कर लिया, कम कर लिया। किस तरीके से कम करा, जब यहाँ पे रेपो को क्या करा, इंक्रीज करा। तो जब आरबीआई को लगे कि मुझे मनी सप्लाई को करना है कम इकोनॉमी में, ठीक है, तो वो रेपो रेट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जब उन्हें लगे कि मनी सप्लाई को मुझे यहाँ पे क्या है, इंक्रीज करना है, तो रेपो को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर रेपो 6 की बजाय 4 हो गया, तो बैंक भी तो 8 की बजाय 4 या 5 के ऊपर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कस्टमर से। गेटिंग माय पॉइंट। अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मिलेगा, डेफिनेटली ज्यादा लोग जाएंगे बैंक के पास लोन लेने के लिए, है ना। तो इस तरीके से रेपो रेट का यूज करके जो आरबीआई है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, वेदर इट इज ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, इट्स ऑप्शन ए, रेपो विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है, रेपो विल बी इंक्रीज्ड। Now move on to next question. So here is the next question. Which one of the following option does not qualify as a monetary policy instrument? ठीक है, कौन सा यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमने दो पॉलिसीज पढ़ी है ना, कल के सेशन में हमने दो पॉलिसी जो है उनको डिस्कस करा था, एक मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करा था, एक फिस्कल पॉलिसी डिस्कस करा है ना। मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टूल्स हैं भाई, है ना, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स जो है वो हमने डिस्कस करे। फिस्कल पॉलिसी में हमने डिस्कस करा कि कौन कौन से टूल हैं जिनका यूज करके यहाँ पे जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करा जाएगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से गिवन ऑप्शन मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्या वो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, क्या वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, क्या वो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने डिस्कस करा है ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका क्वांटिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है आपका क्वांटिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। रिजर्व रिक्वायरमेंट में हमने क्या डिस्कस करा था, सीआरआर एंड एसएलआर, है ना। सीआरआर जो बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश की फॉर्म में रिजर्व रखना होता है कुछ परसेंटेज, एसएलआर जो बैंक ने अपने पास एनडीडीएल का कुछ परसेंटेज अपने पास मेंटेन रखना है लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट ये भी क्वांटिटेटिव टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी क्वांटिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली क्या रहता है कि जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का टू कंट्रोल मनी सप्लाई। यहाँ तो सिक्योरिटीज को परचेज करेगा पब्लिक से या फिर सेल करेगा टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई। हमने कल के सेशन में डिस्कस करा था किस तरह से, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या रेवेन्यू टैक्सेस की अगर मैं बात करूं, ये सारे जो हैं ये टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है। गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करती है वेलफेयर के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, रोड्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, है ना, टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। तो ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ये किसका पार्ट है, ये आपका फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी का। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज ऑप्शन बी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, इट इज ऑप्शन बी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर आपका कोई डाउट रहता है किसी भी टॉपिक के रिलेशन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द रेपो रेट, व्हाट इज द लाइकली इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो अभी हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा है कि रेपो रेट बेसिकली है क्या, है ना, किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करा जाता है विद द हेल्प ऑफ रेपो रेट। अगर सेंट्रल बैंक रेपो रेट को कर ले रिड्यूस, अगर सेंट्रल बैंक रेपो रेट को कर दे कम, तो पूछा गया है कि अगर रेपो रेट कम होगा तो इनमें से कौन सा लाइकली इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा इकोनॉमी के ऊपर। इंक्रीज बोरोइंग कॉस्ट फॉर कंज्यूमर एंड बिजनेसेस, डिक्रीज्ड बोरोइंग कॉस्ट फॉर कंज्यूमर एंड बिजनेसेस, हायर रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स, रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो क्या चीज हमें देखने को मिलेगी, अगर सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट कम कर दिया, इसका मतलब ये कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं अभी लोन ले पा रहे हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, किससे, आरबीआई से, ठीक है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किससे, आरबीआई से। तो अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्होंने लोन लिया, आगे जब कस्टमर्स को देंगे इनको भी तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। जो भी कस्टमर्स हैं, बिजनेसेस हैं, जिनको भी लोन प्रोवाइड करेंगे उनको भी तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है चाहे कस्टमर के लिए, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है चाहे कस्टमर के लिए,
चाहे बिजनेसेस के लिए, ये क्या होगी, कम होगी। क्या इंक्रीज हुई, नहीं, कम होगी। कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कि अगर मेरे को बोरो करना है तो मेरे को क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, दैट इज कॉस्ट ऑफ बोरिंग। कि अगर मेरे को 1 लाख का लोन लेना है तो मेरे को उसके लिए लेट्स से 5000 एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, तो वो जो मैं 5000 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, दैट इज माई कॉस्ट ऑफ बोरिंग। कि मैंने 1 लाख बोरो करा, उसके लिए मुझे एनुअल बेसिस के ऊपर 5000 पे करना है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ बेयरिंग है, अगर रेपो रेट कम हुआ तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, इट इज ऑप्शन बी, इट इज डिक्रीज्ड। अगर रेपो रेट कम होगा तो जो बोरिंग कॉस्ट है कंज्यूमर के लिए या फिर बिजनेसेस के लिए, वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, ना कि बढ़ेगी। रिजर्व रिक्वायरमेंट, रेपो रेट का इससे कोई लिंक नहीं है। हायर रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक, वो तो सीआरआर एसएलआर की बात है, ठीक है। रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का है ही नहीं टूल, ये किसका है, फिस्कल पॉलिसी का है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, इट्स ऑप्शन बी। ओके, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, ठीक है, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते थे दो ऑप्शन को। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, आप सीधा ही एलिमिनेट कर देते कि भाई रिजर्व रिक्वायरमेंट तो सीआरआर एसएलआर की बात करते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रेपो रेट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो फिस्कल पॉलिसी में डील करा जाता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेपो रेट, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो आप पहले ही एलिमिनेट कर देते एंड ये दोनों में आप कंपैरिजन कर पाते अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है इन रिलेशन टू रेपो रेट, ठीक। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार के लिए अटेम्प्ट कीजिएगा। व्हाट इज द लाइकली इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ गवर्नमेंट रेजिंग इनकम टैक्स ड्यूरिंग अ रिसेशन। रिसेशन चल रहा है ऑलरेडी इकोनॉमी में, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इनकम टैक्स जो है वो बढ़ा दे, ठीक है, ऑलरेडी इकोनॉमी में क्या है, रिसेशन है, ठीक है, ऑलरेडी इकोनॉमी में क्या है, रिसेशन है, एंड गवर्नमेंट यहाँ पे जो टैक्सेस है अगर वो टैक्सेस को इंक्रीज कर दे तो इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको इकोनॉमी में। गेटिंग माय पॉइंट, इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इकोनॉमी में। वेदर इट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, नन ऑफ द अबव। तो ये जो क्वेश्चन है आप कॉमन सेंस के साथ कर सकते हो कि भाई ऑलरेडी रिसेशन है इकोनॉमी में, अगर टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो क्या लोग ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करने लगेंगे। मान लो कि कोई पर्सन है ए, ठीक है, उसकी इनकम कितनी है 10,000, लेट्स से उसकी इनकम कितनी है 50,000। कोई कस्टमर है ए, उसकी इनकम कितनी है 50,000 एंड मान लो कि पहले ये जो है टैक्स जो है ये पे करता था गवर्नमेंट को फॉर एग्जांपल 8,000 क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो टैक्स है ये पे करता था गवर्नमेंट को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब, है ना, जो इसका जो टैक्स अमाउंट बन के आया वो कितना आया 8,000। गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स रेट है ना इसको इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से सैलरी तो इसकी भी 50,000 ही है। अभी जो ये टैक्स पे करता है ना गवर्नमेंट को, मान लो वो 12,000 है, ठीक है, मान लो वो 12,000 है, अब इसके पास क्या होगा, कम पैसा बचेगा, कम पैसा बचेगा। ऑलरेडी कंट्री में क्या है, रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, अगर आप टैक्सेस को इंक्रीज कर दोगे लोगों के पास कम पैसा बचेगा, ठीक है, कम वो यहाँ पे क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, स्पेंडिंग कम होगी, एक्सपेंसेस कम करेंगे। जब भी इनकम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से खर्च करोगे, तो स्पेंडिंग यहाँ पे क्या होएगी, कम होएगी। स्पेंडिंग कम हुई तो उनकी डिमांड भी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे अगर रिसेशन के दौरान टैक्सेस इंक्रीज करेंगे, लोगों के हाथों में कम पैसा, कम स्पेंडिंग करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम उनकी हुई कम स्पेंडिंग करेंगे, दैट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्ट इन एग्रीगेट डिमांड, या मैं बात करूं एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, कम होगी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन बी, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगी कंज्यूमर स्पेंडिंग, डिक्रीज होगी, ठीक। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो ये डिस्क्रिप्शन बता रखी है, इंक्रीज इन इनकम टैक्स रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम, जिसकी वजह से उनकी कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होएगी, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, डाउनफॉल देखने को मिलेगा, एंड एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये हमने डिस्कस करा अभी कि टैक्सेस जो हैं वो कम करने हैं, है ना, टैक्सेस जो हैं गवर्नमेंट ने कम कर दिए या ज्यादा कर दिए। तो फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली क्या रहता है, जब यहाँ पे गवर्नमेंट को लगे कि भाई मेरे को कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जो है वो अपनानी है या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनानी है,
डिपेंडिंग अपॉन दैट डिसाइड करा जाता है कि मुझे टैक्स रेट को इंक्रीज करना है या कम करना है, मुझे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करना है या कम करना है। मुझे का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि टैक्सेस को इंक्रीज करे या कम करे सो दैट की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सके, ठीक है। तो दो पॉलिसीज है यहाँ पे, एक कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब कम करना, ठीक है। जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगे कि भाई मुझे अभी जो है मनी सप्लाई को कम करना है ना, मुझे अभी जो है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को यहाँ पे क्या करना है, कम करना है, तो गवर्नमेंट क्या अपनाएगी, कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर जो है अपनाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है स्लो रन करेगी। क्या कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स हो सकते हैं, टैक्सेस रेज कर देगी, अपनी स्पेंडिंग कम कर देगी, जो खर्चा करती थी गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो कम कर देगी, ठीक है, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये जो स्टेप्स है ये अपनाए जाएंगे अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनानी है। टेक इनटू कंसीडरेशन कि हमने इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेंटेन करनी है। एक्सपेंशनरी का मतलब जहां पे एक्सपैंड करना है, जहां पे आपने स्टिमुलेट करना है इकोनॉमी को, तो वो केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी, टैक्सेस को कम करेगी, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये जो मेजर्स हैं, ये अपनाए जाएंगे इन केस ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफरेंस को लेके है बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, कि क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो अभी तक हमने 16 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे हैं, है ना। तो अगर आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया है इन रिलेशन टू मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व गवर्नमेंट स्पेंडिंग व्हाइल फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। Monetary policy is controlled by government, while fiscal policy is controlled by central bank. Monetary policy focus on managing the money supply and interest rate, while fiscal policy involves managing government spending and taxation. Public expenditure, taxation, public borrowing, etc. are tools used under monetary policy, while bank rate, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio are tools used under fiscal policy. तो कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट लग रही है, करेक्ट वन पूछा ना आपसे, कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वेदर इट इज ऑप्शन ए, बी, सी और डी। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पे हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जिक्र करते हैं, नहीं, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जिक्र करते हैं एंड किस तरीके से हमने इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना है ये हम मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कस करते हैं। तो ऑपोजिट लिख रखा है स्टेटमेंट ए में, तो स्टेटमेंट ए क्या होगी यहाँ पे, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट बी, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, नहीं भाई, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड फिस्कल पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट। अगर मैं टूल्स की बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी के कौन से टूल्स हैं, क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, नहीं, ये फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हैं। वाइल सीआरआर, एसएलआर ये हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या होगी यहाँ पे, गलत होगी, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी, गलत होगी। ऑप्शन सी डिस्कस करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी फोकस ऑन मैनेजिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। तो यही चीज देखते हैं ना कि मनी सप्लाई को किस तरीके से कम करना है, ज्यादा करना है विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स। एंड फिस्कल पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस तरीके से रहेगी, पब्लिक के ऊपर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, है ना, इसके ऊपर किस तरीके से जो है गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड जो है करना है। एंड टैक्सेशन, ये सारा हम डिस्कस करते हैं फिस्कल पॉलिसी में। एंड मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट रहता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी में। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन सी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। रेजिंग टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन टर्न टू स्लो डाउन द इकोनॉमी एंड कर्ब इन्फ्लेशन नोन एज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अगर टैक्सेस को इंक्रीज कर दे, अभी हमने जो है लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी के बारे में, एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के बारे में, है ना, फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी के केस में हमने डिस्कस करा कि क्या क्या टूल्स हैं एंड कॉन्ट्रैक्शनरी के केस में डिस्कस करा
अगर आपको ध्यान में है वो टूल्स तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो फिजिकल एक्सपेंशनरी की अगर मैं बात करूं, मतलब हमने यहाँ पे एक्सपैंड करना है, स्टिमुलेट करना है इकोनॉमी को, तो क्या टैक्स रेट इंक्रीज करेंगे? नहीं, टैक्स रेट कम करेंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ये बढ़ाएंगे, तब यहाँ पे स्टिमुलेट होगी इकोनॉमी, ठीक है, तब ये कहलाएगा एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि टैक्स रेट्स को इंक्रीज करेंगे एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस करेंगे अंडर एक्सपेंशनरी पॉलिसी, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 की अगर मैं बात करूं तो ये इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2, increase government spending as a way to boost employment done during recession to encourage people to spend, known as contractionary fiscal policy। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मतलब कि हमने यहाँ पे स्लो डाउन जो है, हमने जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में स्पेंडिंग को कम करके, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करके, टैक्सेस को इंक्रीज करके यहाँ पे जो है बैलेंस लाया जाता है इकोनॉमी में। एक तो टैक्सेस को इंक्रीज करके, दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करके, टैक्सेस को इंक्रीज करके, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करके यहाँ पे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी जो लाई जाती है, इस तरीके की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनाती है वो कहलाती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि ऑपोजिट लिख रखा है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपसे पूछा गया था करेक्ट वन, आपसे ये नहीं पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, आपसे पूछा गया है कि करेक्ट कौन सी है, तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर पूछा जाता कि भाई बताओ इनकरेक्ट कौन सी है, बताओ कि इनकरेक्ट कौन सी है, देन डेफिनेटली ऑप्शन सी यहाँ पे क्या रहता, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करना है कि आपसे करेक्ट वन पूछा गया है कि इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली क्या है एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या है। कॉन्ट्रैक्शनरी में टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करेंगे। एक्सपेंशनरी में टैक्सेस को कम करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फिस्कल पॉलिसी। जैसे हमने कल के सेशन में डिस्कस करा था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें अचीव करना होता है एंड एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को टारगेट करना, ठीक है। इसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ऑब्जेक्टिव हैं, आपने ये बताना है। प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कौन सा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लग रहा है फिस्कल पॉलिसी का, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स वेदर इट इज स्टेटमेंट 1 2 3, 1 and 2, 1 2 and 4 या ऑल द अबव। तो एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहला कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसे हायर अचीव करना, ये जो है वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का। दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऑब्जेक्टिव है एंड फिस्कल पॉलिसी का भी ऑब्जेक्टिव है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, है ना, उसे कम करना, उसे कम करना। किस तरीके से कम करा जाएगा, इक्वालिटी किस तरीके से लाई जाएगी, विद द हेल्प ऑफ इक्विटी, विद द हेल्प ऑफ इक्विटी। ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक बार के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो रिडक्शन इन इनइक्वालिटी किस तरीके से लाई जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इक्वालिटी वाला किस तरीके से अचीव करना है, इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प के साथ समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे है एक वॉल, ठीक है, यहाँ पे है एक वॉल एंड ये जो वॉल है, ये वॉल की हाइट कितनी है, 6 फीट। ये वॉल की हाइट कितनी है, 6 फीट, ठीक है। एंड यहाँ पे मान लो 3 पर्सन जो है वो खड़े हुए हैं जो वॉल के उस तरफ देखना चाहते हैं। यहाँ पे 3 पर्सन जो है वो खड़े हुए हैं जो वॉल के उस तरफ जो है वो देखना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है एक स्टूल के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, एक स्टूल है, स्टूल के ऊपर जो है ये जो पर्सन है ये जो खड़े हैं, ठीक है। ये जो स्टूल है ना, स्टूल की किसी स्टूल की हाइट लेट से कि 1 फीट है, इसकी मान लो 2 फीट है, इसकी मान लो 3 फीट है, ठीक है। ये स्टूल के ऊपर चढ़ के ये जो पर्सन है 1 फीट तक पहुंच पाते हैं, ये जो पर्सन है ये 2 फीट तक पहुंच पाते हैं, ये जो पर्सन है ये 3 फीट तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। 3 पर्सन है जो स्टूल के ऊपर खड़े हैं इस तरीके से। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं इक्वालिटी की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी,
ये जो पर्सन है इन्होंने उस तरफ देखना है, वो इक्वालिटी की बात करते हैं, मतलब सभी को उन्होंने यहाँ पे इक्वली ट्रीट करना है। मान लो कि सभी को यहाँ पे 2-2 फीट की जो स्टूल्स है ना और दे दी, ठीक है, उन्होंने बोला कि मेरे को तो सबको इक्वल ट्रीट करना है, उन्होंने सबको यहाँ पे 2-2 फीट के जो स्टूल्स हैं दे दिए, लेकिन क्या ये वॉल तक पहुंच पाए? अगर यहाँ पे इक्वली ट्रीट करा गवर्नमेंट ने, क्या ये वॉल तक पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए। ये 3 फीट तक ही पहुंच पाया, ये 4 तक ही पहुंच पाया, ये 5 तक पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाए ना। तो यहाँ पे बात आती है इक्विटी कॉन्सेप्ट की। इक्विटी कॉन्सेप्ट क्या बात करता है कि जिसको जितनी नीड है उतना प्रोवाइड करा, सो दैट कि सारे इक्वल फुटिंग के ऊपर आ जाए। जिसको जितनी नीड है उसको उतना प्रोवाइड करना, सो दैट कि सारे इक्वल फुटिंग के ऊपर आ जाए, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। जैसे ये जो पर्सन है ये 1 फीट की हाइट तक है, इसको और कितना चाहिए? इसको चाहिए 5 फीट, इसको दिया 5 फीट का स्टूल। ये 2 फीट पे ऑलरेडी है, इसको कितना चाहिए और 4, इसको दिया 4 फीट का स्टूल। ये 3 पे है ऑलरेडी, इसको कितना स्टूल चाहिए हाइट का? इसको 3 का चाहिए, इसको दिया 3 का। अभी सारे इक्वल फुटिंग के ऊपर आ गए, सारे यहाँ तक पहुंच पाए, 6 फीट की हाइट तक पहुंच पाए। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, जो अचीव करना है हमने अंडर दिस, ठीक है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी लिखा है, तो यहाँ पे रिडक्शन इन इनइक्वालिटी जो है ये इंश्योर करा जाएगा। ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का। किस तरीके से अश्योर करा जाएगा? इक्वालिटी किस तरीके से लाई जाएगी? विद द हेल्प ऑफ इक्विटी। एंड आई होप सो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी क्या है आपको क्लियर हो गया हो कि जिसको जितना रिक्वायरमेंट है, जिसको जितना नीड है, उसको उतना यहाँ पे प्रोवाइड करना, ठीक है। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में जो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस है ना, आपको बूम, डिप्रेशन है ना, रिसेशन है ना, ये देखने को मिलता है। तो उसमें यहाँ पे जो वो जो फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलती हैं, उनमें रिडक्शन करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। आई होप सो आपको क्लियर हुए हों। अभी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का? क्या प्राइस स्टेबिलिटी है, हमने अभी डिस्कस करा कि है। फुल एम्प्लॉयमेंट भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है जिसे अचीव करना होता है अंडर फिस्कल पॉलिसी। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, ये फिस्कल पॉलिसी का नहीं है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन सी 1, 2 and 4. Now move on to next question. So here is the next question. Use of government spending and revenue collection to influence the economy is called what? तो जहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग का यूज करा जाएगा या रेवेन्यू कलेक्शन मतलब टैक्स कलेक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, उसे आप क्या बोलते हो? क्या आप उसे फिस्कल पॉलिसी बोलते हो, क्या उसे बजट पॉलिसी बोलते हो, मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी? तो डेफिनेटली जहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हमें देखने को मिलेंगी, रेवेन्यू कलेक्शन देखने को मिलेगा, ये पार्ट है आपका फिस्कल पॉलिसी का। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन ए। तो इजी क्वेश्चन था ये, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन ए। तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था आज के सेशन का। आई होप सो कि मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेशन में एंड फिस्कल पॉलिसी के रिलेशन में आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, उसको क्लैरिफाई जो है उसी करा देगा डाउट को। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो डू लाइक द सेशन, दैट विल रियली मोटिवेट मी। अगर आपको कोई सजेशन जो है आपको प्रोवाइड करनी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई वेलकम योर सजेशंस। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगे इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने कलीग्स के साथ, लाइक जरूर कीजिएगा सेशन, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम